Hello and welcome to Exam Quest. I hope all of you are doing great. So this is our editorial analysis session. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैटरडेज को हम लोग एडिटोरियल जितने भी आए होंगे वीक में वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ चेंजेस आज के सेशन में किए हैं। सबसे पहले तो अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेशन में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ चेंज मैंने किया है इस सेशन को आज अटेंड करना और फिर मुझे बताना कि क्या ये हेल्पफुल है। ये जो चेंजेस आज किए हैं मैं बताती हूँ क्या चेंजेस है। देखो, ये एक आर्टिकल है। दिस इज अबाउट अमेरिका जो विड्रॉ कर रहा है बेसिकली मल्टीलेटरलिज्म से। सो डोमिनेंट थीम क्या है? मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, देन ट्रेजेक्टरी ऑफ इररेलेवेंस कि हाउ यूएन हैज एक्चुअली लॉस्ट इट्स रेलेवेंस और कैसे ही जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेसिकली अपनी रेलेवेंस खो रहे हैं। यूएन का अभी सेशन हुआ सितंबर में, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो ये सॉल्व नहीं कर पाया। एंड देन सिंस ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट और ट्रम्प की जो अभी प्रेजेंट आइडियोलॉजी है वो उनकी पिछली टर्म में भी यही थी और अभी भी यही है, दैट ही यूजुअली रिफ्रेन्स फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, तो अगेन ये भी अबाउट मल्टीलेटरलिज्म ही है, स्पेसिफिकली अबाउट यूएन। ठीक है, दिस इज अबाउट सेम वही आर्टिकल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का आइडिया ज्यादा पॉपुलर हुआ एंड अगेन डाइवर्जन फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म। सो यू कैन सी कि दो तीन आर्टिकल्स आए थे अबाउट मल्टीलेटरलिज्म। सो इनको क्लब करके हम मल्टीलेटरलिज्म डिस्कस करेंगे। अब इसमें चेंज मैंने क्या किया है, देखो दिस इज अबाउट मल्टीलेटरलिज्म, सिर्फ ये आर्टिकल्स डिस्कस नहीं करेंगे हम। ये तीन आर्टिकल्स में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली है, जो भी स्पेशल पॉइंट है वो हम देखेंगे। बट देखो मैंने क्या किया है कि मल्टीलेटरलिज्म को होलिस्टिकली हम डिस्कस कर लेंगे सो दैट यू कैन आंसर क्वेश्चंस। ये चैलेंजेस है, देन दिस इज अबाउट इंडिया एंड मल्टीलेटरलिज्म और साथ में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आगे आ सकते हैं या जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 2019 में ये क्वेश्चन आया था, देन 2018 में ये पीवाई क्यू आया था, 2017 में ये, तो मैंने आपको नोट्स भी शॉर्ट शॉर्ट में लिख के दे दिए कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें डिस्कस होने थे और ये हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन ये है, देन 2015 में मल्टीलेटरलिज्म थीम को रख के या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे ये क्वेश्चंस आए थे 2013 2015, ये पीवाईक्यू है, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला पैटर्न ठीक लगेगा और प्लीज मुझे रिव्यू बताना कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं या और कुछ देखते हैं वरना। ठीक है, अगेन देखो दिस इज अबाउट स्किल डेवलपमेंट में जो एनएसडीसी में अभी क्राइसिस चल रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने में हमको प्रॉब्लम आएगी। सो पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना बताया है कि एनएसडीसी में क्या क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, इट हैज ओनली डिस्कस्ड अबाउट दैट कि स्किल मिसमैच हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो एनएसडीसी में एज एन इंस्टीट्यूशन चल रही है। बट हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडस्ट्री लेवल पे क्या हो सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, वो सारा डिस्कस किया है। और ये सारा जो फॉर्डर मटेरियल है अल्टीमेटली आपका पूरा मेंस का आंसर स्ट्रक्चर कर लेगा। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके पीवाईक्यूज, जैसे 2016 या जितने भी अभी तक के पीवाईक्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड पे आए हैं। फिर मैंने आपको एक मॉडल आंसर दिया है और यहाँ पे भी बता दिया है कि आंसर में आपको क्या क्या लिखना चाहिए। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। एक दो कास्ट पे एक आर्टिकल था, डिस्काउंटिंग कास्ट, ये जो यूपी गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड साइंस पे या रैलीज पे जो रोक लगाई है उसके बाद कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोसाइटी सोसाइटी वाली सोसाइटी नहीं, हमारा GS1 वाला सोसाइटी। ठीक है, GS1 में जो सोसाइटी का सेक्शन है उसमें कास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम कास्ट वाला भी एंगल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिमिलरली डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज थोड़ा हेल्पफुल होगा, बट अगर आप लोगों का कोई और सेशन हो तो वो बता देना, या फिर अगर यही ठीक लग रहा है तो ये भी बता देना कि हाँ यही कंटिन्यू कर लो। अदरवाइज फिर वैसा ही कर लेंगे जैसा करते थे कि जो आर्टिकल होता था वो डिस्कस कर लेते थे। प्लीज मुझे बताना कि सिर्फ आर्टिकल डिस्कस चाह रहे हो या जो अभी प्रेजेंटली इस वाले सेशन में मैं करने वाली हूँ ये ठीक है। ठीक है, तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। सो दिस आर्टिकल इज अबाउट अन अमेरिकन। अन अमेरिकन क्या है?
कि ये मल्टीलेटरलिज्म से बेसिकली विड्रॉ कर रहे हैं। जब से ट्रम्प आए हैं, ही इज इनटू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। नाउ व्हाट इज दिस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ, जो एम्प्लॉयज वहां जाते थे, जो वो वीजास देते थे, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे, वो सब वो बंद कर चुके हैं। H1B वीजा पे उन्होंने हेफ्टी फीस लगा दी है। बहुत सारे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस ट्रम्प के आने से लग रहे हैं। वी हैव सीन दैट, हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है न्यूज में भी, एडिटोरियल्स में भी। एंड अभी जब यूएन में वो गए तो व्हाट ही सेड, ही बोस्टेड अबाउट हिम बीइंग अ पीस मेकर। ठीक है, जो कि काम यूजुअली किसका है? यूएन का। यूएन को एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएन एक एजेंसी की तरह एस्टैब्लिश हुई थी, एक इंटरनेशनल एजेंसी की तरह, ताकि ये पीस को मेंटेन कर सके ग्लोबल ऑर्डर में, और एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, ये चाहते थे, इसलिए यूएन को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ट्रम्प ने क्या कहा कि देखो यार, यूएन का काम तो मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, और ट्रम्प की बेसिकली जब ये पार्टी में या जब ये पावर में आए तो इन्होंने क्या अपने आप को बोस्ट किया कि मैं वॉर को एंड करूंगा। ये जो वॉर पार्टीज हैं, जैसे लिबरल और डेमोक्रेट्स को इन्होंने कहा कि ये तो वॉर पार्टी को बिलोंग करते हैं, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है? अमेरिकन ब्लड एंड ट्रेजर वेस्ट होता है। देखो, एक बात है जो आपको समझने की जरूरत है। अब ट्रम्प ऐसा क्यों कह रहे हैं? ट्रम्प को क्या फर्क पड़ता है बाकी ये वॉर से? काफी समय से यूएस की हेजिमनी है, वो एक बड़े भाई वाला एटीट्यूड है कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से यूएस की हेजिमनी है कि जो यूएस कह देगा, अल्टीमेटली ग्लोबल ऑर्डर वहीं से डिसाइड होगा। तभी तो ये लोग सैंक्शंस लगाते हैं, राइट? ये लोग सैंक्शंस लगा देते हैं, एंड अल्टीमेटली सारी कंट्रीज, सारा ग्लोबल ऑर्डर फिर वहीं उसी तरह से चलता है। रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए, बट सभी ने रशिया से ट्रेड बंद कर दिया। सो दिस इज यूएस की हेजिमनी। और ये हेजिमनी कहाँ से आती है? जब आपको किसी का, देखो खुद भी अगर तुमको किसी को बड़ा भाई बनना है, ठीक है, तुम चाहते हो कि ये इंडिविजुअल मेरी सारी बात माने, जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बात मेरी माने। एक तो तुमको पावरफुल होना पड़ेगा उसके लिए, है ना? बहुत सारी पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए, मॉनेटरी होना चाहिए। ये तो यूएसए के पास है, बट ये बाकी कंट्रीज के पास भी है, जैसे चाइना के पास भी है, और अब चाइना भी इसी उसमें है। चाइना स्टेप इन भी कर रहा है, बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए। यूएसए ने ये जो अपनी हेजीमनी क्रिएट करने के लिए क्या क्या किया, उसने बहुत सारी वॉर्स में वो इंक्लूड हुआ। उसने बहुत सारे लोगों को कोऑपरेशन दिया कि डोंट वरी, हम आपकी रक्षा करेंगे और आई विल प्रोटेक्ट यू। तुम आर्मी मत रखो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, मेरी आर्मी तुमको प्रोटेक्ट करेगी। या फिर कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय के लिए किसने कंट्रोल किया? यूएसए ने। और ये सब क्यों किया? टू मेंटेन इट्स हेजिमनी, अपने आप को हेजिमन पावर की तरह स्टैब्लिश करने के लिए। सो अल्टीमेटली ये सब करने के लिए बहुत सारा यूएस ट्रेजरी यूज हुई। अब अफगानिस्तान में पीस मेंटेन ऑल दो हो नहीं पाया, वट एवर दे डिड वॉज, वो अलग बात है कि उनको हेस्टिली वहां से विड्रॉ करना पड़ा, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट किया तो किया ना, वहां पे उनकी बहुत सारी ट्रेजरी वेस्ट हुई, बहुत सारी अमेरिकन मैन पावर वहां वेस्ट हुई, वहां पे बहुत सारे ट्रूप्स वहां स्टेशन होते थे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रम्प जब आए तो ट्रम्प ने क्या आइडियोलॉजी बताई कि हमको नहीं बनना यार ये बड़ा भाई। ठीक है, हेजीमनी हमारी रहेगी, बट अल्टीमेटली हम, अमेरिका इज फॉर अमेरिकन फर्स्ट। हम अपने इंटरेस्ट के आगे किसी को नहीं देखेंगे। कहीं पे लड़ाई हो रही है, हम उस लड़ाई को जाके रुकवाएंगे, हम उसको फ्यूल नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्योंकि उसको फ्यूल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा पैसा भी नहीं जाएगा। तो ये आइडियोलॉजी उनकी है। साथ में पिछली टर्म में इन्होंने क्या किया? यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया, पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। क्या बोला कि मैं क्यों फंड दूं? ठीक है, इस तरह की जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया कि हम क्यों पैसा दें, हम इतनी सारी फंडिंग इनको देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं रहता। सो ये आइडियोलॉजी ट्रम्प की है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? अल्टीमेटली मल्टीलेटरलिज्म हैम्पर हो रहा है। अब आप देखो, पेरिस अग्रीमेंट जैसे एक क्लाइमेट डील से इतना बड़ा पॉल्यूटर या इतनी मेजर कंट्री का विड्रॉ कर जाना कितना सिग्निफिकेंट होगा। साथ में यूनेस्को से मेजर फंडिंग कहाँ से आती थी यूनेस्को की? यूएसए से। यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, तो अल्टीमेटली यूनेस्को को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। सो इसकी वजह से जो ये मल्टीलेटरलिज्म था, या जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे, वो अल्टीमेटली क्या हो गए? वो वीक हो गए। और अब चाइना चाहता है कि मैं स्टेप इन कर जाऊं, इसीलिए वो जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है उसको थोड़ा लिवरेज करना चाहता है।
बहुत सारे अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज को मैं अपने एम्बिट में ले लूं, इनको मैं पैसा दूं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। बट वो ऑफ कोर्स उसके थोड़े अलग हिडन मोटिव्स भी रहते हैं कि वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा देता है, बट अदरवाइज चाइना में अपनी इसी तरह की हेजिमनी बनाना चाहता है जो अभी तक यूएसए की थी, और ट्रम्प इससे विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो होपफुली समझ आया। नाउ दिस आर्टिकल इज अगेन अबाउट यूएन, क्योंकि यूएन का सेशन अभी हुआ सितंबर में, जो हमने डिस्कस भी किया कि क्या क्या बातें वहां होनी थी यूएन के सेशन में। सो दिस इज अबाउट इररेलेवेंस। किसका इररेलेवेंस? यूएन का इररेलेवेंस। क्योंकि यूएन बेचारा, जिसको बनाया गया था एज अ पीस पीस एस्टैब्लिशिंग बॉडी, बट क्या वो पीस एस्टैब्लिश कर पाया? सो क्या प्रॉब्लम हुई देखो, अभी गाजा वाला पूरा क्राइसिस चल रहा है, इसराइल गाजा पे बॉम्बिंग कर रहा है, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। क्या यूएन उस पर कुछ कर पाया? नहीं। यूक्रेन रशिया वॉर कितने लंबे समय से चल रही है, यही तो यूएन के आने का मकसद था कि इस तरह की वॉर्स अब फ्यूचर में ना हो। वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, अब फ्यूचर में इस तरह की वॉर्स ना हो। बट क्या रशिया यूक्रेन वॉर पे यूएन कुछ कर पाया? नहीं। सूडान में बकायदा वहां की जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है और वहां की आर्मी है, वहां की जो स्पेशल फोर्सेस और आर्मी के बीच में टसल चल रहा है, क्लैशेस क्लैशेस चल रहे हैं, वहां पे बकायदा फेमाइन लाइक सिचुएशन हो गई, इतने सारे लोग मर रहे हैं। बट क्या यूएन कुछ कर पाया? आर्टिकल कह रहा है कि वो क्या कर देते हैं, बस पीस कीपिंग फोर्सेस भेज देते हैं। ना वो पीस कीपिंग फोर्सेस इतनी इक्विप्ड होती हैं, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज लिप सर्विस। यूएन जिस काम के लिए यूएन को एस्टैब्लिश किया गया था, वो काम यूएन कर ही नहीं पा रहा है। सो सिमिलर विद डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी डिफंक्ट है। ठीक है। पेरिस अग्रीमेंट, चलो पेरिस अग्रीमेंट इज स्टिल, पेरिस अग्रीमेंट को हम थोड़ा सा पॉजिटिव में कर सकते हैं, बट क्योटो प्रोटोकॉल का आप एग्जांपल ले लो, या क्लाइमेट डील्स का आप एग्जांपल ले लो, या क्लाइमेट फंडिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग हम कोट कर सकते हैं कि डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का एक डिलेमा है कि कौन पे करेगा, कौन किसको पे करेगा। एंड अल्टीमेटली फाइनेंसिंग हमेशा सफर करती है कि डेवलप्ड कंट्रीज से फाइनेंसेस नहीं आते। ऑल्दो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वहां पे प्लेज कर दिया जाता है या वहां पे ये कंसेंसस बिल्ड होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज इतना पैसा पे करेगी। डेवलप्ड कंट्रीज मानती ही नहीं है, वो पे ही नहीं करती, या वो जो अपने लिए नेशनली डिटरमाइन करती है टारगेट्स, वो उनको पूरा ही नहीं करती क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। सो अल्टीमेटली ये इंस्टीट्यूशंस का फायदा फिर क्या रह गया? ये इन आर्टिकल्स में मेनली डिस्कस किया गया है, एंड स्पेशली आफ्टर ट्रम्प। देखो यूएसए फंडिंग के मामले में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, साथ में यूएस एक हेजिमन पावर भी है, तो इसकी जो है सॉफ्ट पावर भी आप कह सकते हैं, या फिर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे। तो जब यूएसए इस तरह के मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से या मल्टीलेटरलिज्म से विड्रॉ कर रहा है, तो ग्लोबली इसका असर पड़ता है। ठीक है, तीनों आर्टिकल्स का क्रक्स समझ आ गया, कुछ खास कुछ नहीं है, बस ट्रम्प के बारे में बताया गया है कि हाउ ट्रम्प इज क्रिटिसाइजिंग दीज इंस्टीट्यूशंस और हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डिलीवरिंग व्हाट दे वर मेंट टू। ठीक है, नाउ डिस्कस मल्टीलेटरलिज्म। सबसे पहले तो मल्टीलेटरलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ? ये होता क्या है? दिस इज बेसिकली कोऑपरेशन अमंग 3 और मोर स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स आपस में मिलेंगी एंड अल्टीमेटली कॉमन रूल्स एस्टैब्लिश करेंगी, नॉर्म्स एस्टैब्लिश करेगी, इंस्टीट्यूशंस बनाएगी। जैसे डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, कुछ रूल्स बने गए हैं। डब्ल्यूटीओ ने ट्रेड के मामले में कुछ रूल्स बनाए थे कि ग्लोबल ट्रेड होना है, फ्री एंड फेयर तरीके से होगा, ये रूल्स है, सबको मानने पड़ेंगे। बट नाउ वी कैन सी WTO इज ऑल्सो डिफंक्ट, इसकी अपीलेट बॉडी डिफंक्ट है, और अपना जो रेलेवेंस था वो ये खो चुका है। अभी देखते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। अब लेट्स टॉक अबाउट मल्टीलेटरलिज्म की हिस्टोरिकल रूट्स। अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना हो तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। देन सबसे पहले हिस्टोरिकल रूट्स में क्या है कि सबसे पहले 1815 में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की शुरुआत की गई थी। अब ये क्या था? नेपोलियनिक वॉर्स के, जब नेपोलियन आया उसके बाद जो वॉर्स हुई, फिर यूरोप को थोड़ा सा डर लगने लग गया था, तो अल्टीमेटली कलेक्टिव सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को इस्टेब्लिश किया गया था 1815 में। देन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश की गई। ये पहला मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन था, बट इट मेनली फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफोर्समेंट। फेल हुआ ही हमको पता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, तो वी नो दैट इट फेल्ड अल्टीमेटली। इसका एनफोर्समेंट इतना अच्छे से नहीं हुआ, और साथ में इसमें यूएस की एब्सेंस थी, उसकी वजह से भी
थोड़ी ये फेल किया। देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया यूएन, यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। एंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस आए जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, और मल्टीलेटरलिज्म को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने लग गए। कुछ समय के लिए ये अच्छे चले, कुछ समय के लिए इनका जो से था वो अच्छा रहा ग्लोबल ऑर्डर में, बट देन अल्टीमेटली अभी हम इनमें चैलेंजेस देख रहे हैं। अभी जो मल्टीलेटरलिज्म है वो इट्स ऑल टाइम लो पर चल रहा है। फिलॉसफी क्या थी इन मल्टीलेटरलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए या इन इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए? कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो। बिकॉज देखो, देर इज नो ग्लोबल लॉ या ग्लोबल एनफोर्समेंट नहीं होती। अगर अभी को कोई क्लाइमेट चेंज के लिए कोई कंसेंसस बना और अगर कोई कंट्री ना माने, फॉर एग्जाम्पल यूएसए नहीं मानता वो, या वो कोई ट्रीटीज वो साइन ही नहीं करते, रेटिफाई नहीं करते, या जैसे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, रशिया वॉर क्राइम्स कर रहा है या इसराइल जो भी कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अगर उनपे जो भी ये बॉडीज बनी हैं, अगर ये सैंक्शंस भी लगाती हैं या इसराइल को बोल भी रही है कि दिस इज इनकरेक्ट, या कोई दूसरी कंट्री इनको बोल भी रही है, इंटरनेशनल प्रेशर आ भी रहा है, तो अल्टीमेटली इसराइल सोवरेन है। सो इस तरह की सोवरेनिटी की वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है। इन्हीं को एस्टैब्लिश करने के लिए ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ठीक है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड देन अवॉइडेंस ऑफ हेजिमनिज्म, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या है? देयर इज एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट, यूनिलेटरलिज्म राइज हो रहा है, सब अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज क्लासिक एग्जांपल, जो वो टैरिफ्स सभी कंट्री पे लगा रहे हैं कि हमारा इनके साथ ट्रेड डेफिसिट है ना, तुम हमको हमसे इंपोर्ट्स नहीं करवाते ना, यानी कि तुम हमसे एक्सपोर्ट्स नहीं ले रहे, हम तुमको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, ये लो टैरिफ्स। तो ये दिस इज प्रोटेक्शनिज्म। देन यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूएस विड्रॉल फ्रॉम मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स लाइक पेरिस क्लाइमेट या फिर यूनेस्को। ऑल्दो बिडेन ने इनको फिर से ज्वाइन कर लिया था, बट स्टिल, ठीक है। देर इज जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, रशिया यूक्रेन वॉर है, सो यूएस चाइना राइवलरी है, और वेस्ट वर्सेस ग्लोबल साउथ डिवाइड है, ठीक है। देन देर इज क्राइसिस रिस्पॉन्स में मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं। अगर हम देखें कि मल्टीलेटरलिज्म क्या पूरी तरह से फेल हो गया है, तो कुछ एग्जांपल्स अगर आपको लिखने हो तो आप क्या लिखेंगे कि देखो, कोविड-19 वैक्सीन के टाइम पे देर वाज वैक्सीन नेशनलिज्म, हम देख रहे थे सब कंट्रीज चाह रही थी कि मेरी कंट्री को पहले, जो मैं वैक्सीन बना रहा हूँ, जो मेरी कंट्री में आ रही है, वो सबसे पहले मेरे ही पॉपुलेशन को मिले। वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया गया भाड़ में। उस समय पे डब्ल्यूएचओ और कुछ एजेंसीज ने मिलके, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को और इन लोगों ने मिलके कोवैक्स इनिशिएटिव शुरू किया। नाउ व्हाट वाज दिस कोवैक्स इनिशिएटिव? कोवैक्स इनिशिएटिव था कि सभी को, इसका आइडिया अगर आपने देखा हो तो ये बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव था। सीईपीआई, जीएवीआई और डब्ल्यूएचओ, इन सब ने मिलके कि इक्विटेबल एक्सेस मिल सके वैक्सीन्स को ड्यूरिंग कोविड-19। उस समय पे एक नारा भी दिया गया था दैट नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ, ठीक है, कि क्योंकि इतनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन है, सो अल्टीमेटली अगर कोई भी इससे अफेक्टेड होगा कोविड-19 से, तो नो बडी इज सेफ, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। फिर से ये वापस आ जाएगा। तो उस समय पे इस तरह का क्राइसिस रिस्पॉन्स में आप ये कोवैक्स इनिशिएटिव को कोट कर सकते हैं कि मल्टीलेटरलिज्म फायदा भी करता है, और ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो चुका है। कोवैक्स इनिशिएटिव एक वंडरफुल एग्जांपल है कि इसके बाद इक्विटेबल एक्सेस सभी कंट्रीज को मिलने लगी वैक्सीन्स की, ट्रीटमेंट्स की, या जो टेस्ट कोविड-19 के लिए हो रहे थे, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज, पेरिस अग्रीमेंट 2015, ये एक की एग्जांपल है फंक्शनल मल्टीलेटरलिज्म का। इसमें क्या है, सबने अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सेट किए हैं और वो अपने तरीके से कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव एग्जांपल है, और ये कोवैक्स वाला। देन देर इज एमर्जिंग मिनीलेटरलिज्म। मिनीलेटरलिज्म क्या है? ये जो छोटे छोटे से ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे क्वाड है, ऑकस है, ब्रिक्स है, आईपीईएफ। ये क्या, ताकि क्योंकि अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिमांड केटर नहीं कर पा रहे, तो एवरीबडी इज मूविंग टूवर्ड्स मिनीलेटरलिज्म। देन देर इज अ यूएन रिफॉर्म डिबेट कि यूएन में रिफॉर्म कर दिए जाए, यूएनएससी में जो यूएनएससी का परमानेंट सीट्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, और कंट्रीज को इसमें ग्रेटर से मिले। देन डब्ल्यूटीओ की जो एपेलेट बॉडी का पैरालिसिस है, जो यूजुअली क्यों है, क्योंकि यूएसए अल्टीमेटली जजेस को वहां अवॉइड नहीं होने देता, तो ये एपेलेट बॉडी का पैरालिसिस खत्म किया जाए। और वीकेंड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, अभी प्रेजेंटली आर्म्स रेस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। कोल्ड वॉर के समय पे जैसे देखते थे, अभी फिर से वैसी ही है, सभी कंट्रीज ने शुरुआत कर दी है इसकी। सो जो ट्रीटीज बनाई गई थी वो भी वीकन हो चुकी है।
देन चैलेंजेस क्या है? ग्रेट पावर राइवलरी, यूएस चाइना टेंशन है, देर इज वीकन कंसेंसस इन यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ पे इल्जाम लगाए गए थे कि आपने जब वो वायरस आया कोविड-19 के टाइम पे आपने अच्छे से फंक्शन नहीं किया। सो डब्ल्यूएचओ पे भी उस समय पे एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। देयर इज इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस, वीटो मिसयूज होता है, ठीक है? जो ये सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रीज हैं, ये अल्टीमेटली कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं होने देते दैट इज एक्चुअली इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन का कॉज आप लिख सकते हैं, यूएस से ब्लॉक कर देता है तो इस पे बात ही नहीं हो पाती। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का क्राइसिस है डब्ल्यूटीओ का। देन इनइक्विटीज आर देयर, ग्लोबल साउथ अंडर रिप्रेजेंटेटेड है डिसीजन मेकिंग में, जबकि अफेक्ट सबसे ज्यादा यही होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंसेस की बात करें या वैक्सीन इक्विटी का एग्जांपल आप देख सकते हैं। क्लाइमेट में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है ग्लोबल साउथ या जो भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये अफेक्ट होती है। बट क्या इनका से है इस तरह की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करने में? क्लाइमेट फाइनेंसेस डिसाइड होते हैं, फिर वही बात आ जाती है डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, तो क्या ये मल्टीलेटरलिज्म है? नहीं है, राइट? देयर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म, इसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एग्जाम्पल है, टेरिफ वॉर जो चल रही है उसका एग्जाम्पल है, और जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सभी कंट्रीज लेके आ रही हैं, अलग अलग तरह के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, दिस इज प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है? Every country is prioritizing sovereignty over collective solutions. Then there is a digital versus AI governance gap. कोई ग्लोबल रूल्स नहीं बने हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा और एआई पे। इसीलिए देखो इंडिया में भी हमने डिजिटल प्रोटेक्शन बिल हम लेके आए। वो क्यों आता है? क्योंकि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। और ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों आता है? क्योंकि कोई ग्लोबल रूल्स नहीं है। हमको नहीं पता है कि अगर हमारा डेटा, हमारी कंट्री से अगर डेटा जाता है, हम इस तरह के अग्रीमेंट्स में अगर इन्वॉल्व होंगे या हम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व होंगे या क्रॉस बॉर्डर इस तरह का डेटा शेयरिंग होगी। क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग से हमको क्यों डर लगता है? क्योंकि कोई ग्लोबल रूल्स नहीं है और उनकी एनफोर्समेंट कैसे होगी हमको पता नहीं है। सो देर इज अ गैप एंड देर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है? और ये इसी तरह की चीजें फिर मल्टीलेटरलिज्म को हैम्पर करती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, रीजनल एफटीएज आने लग गए हैं। डब्ल्यूटीओ का काम क्या था? कि सभी जगह पे अच्छे से ट्रेड हो, ग्लोबल ट्रेड बिल्कुल बिना किसी पार्शियलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के चलता रहे। बट अब क्या है? एवरी कंट्री इज रनिंग टुवर्ड्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स या बायलेटरल अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली जो डब्ल्यूटीओ है वो बाईपास हो जाता है। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट जो हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी, जो मैं आपको टाइम एंड अगेन बताती हूँ कि प्लेज किया जाता है कि $100 बिलियन देंगे, देते नहीं है, डेवलप्ड कंट्री से पैसा नहीं आता, हमेशा वो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का टसल चलता रहता है कि हम कहते हैं पॉल्यूटर को पे करना चाहिए, तुमने पॉल्यूशन किया है तो तुमको पे करना चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, पॉल्यूट तो तुम भी कर रहे हो, एक काम करो मिटिगेट कर लो। बट मिटिगेट करने के लिए अल्टीमेटली हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहते हैं कि पैसा फिर तुम दो, फाइनेंसेस दो। फाइनेंसेस ये कहते हैं कि हम क्यों दें, हमारी अपनी कंट्री है, प्रोटेक्शनिज्म है, वट। तो ये पूरी की पूरी डिबेट चलती रहती है। इसकी वजह से जो मल्टीलेटरलिज्म है वो कहीं ना कहीं इरोड होता है। देन इंडिया एंड मल्टीलेटरलिज्म में क्या होगा? इंडिया का रोल क्या है? बहुत सारी ऐसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे जो हमने बनाए थे। देखो नॉन अलाइन मूवमेंट में हम थे कि कोई भी ये जो यूनिपोलर वर्ड बनते हैं या बाइपोलर है इसकी तरफ नहीं जाना है। सो नॉन अलाइन मूवमेंट के को हमने फाउंड किया था। यूनाइटेड नेशंस के हम फाउंडिंग मेंबर थे, ऑल्दो हम गुलाम थे उस समय पे, बट अल्टीमेटली मेंबर तो थे। देर इज अ G77 ग्रुप। G77 ग्रुप क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज का बेसिकली ग्रुप है और ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। अच्छा, 77 मिसनोमर है, इसमें ज्यादा कंट्रीज हैं। अब आई थिंक 134 या 133, 134 या 133 कुछ कंट्रीज अभी इसमें है। इसको 1964 में फाउंड किया गया था और एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है ये, और कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करती है। तो इस तरह की ज्यादा, ये क्या है? मल्टीलेटरलिज्म का एग्जाम्पल है एज कंपेयर टू स्मॉल 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 ग्रुप्स जो अभी बनते हैं। देन एडवोकेट ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ एज एन एडवोकेट ऑफ ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ की जो भी नीड्स हैं उनको आगे रखते हैं। G20 में भी हमने यही हमारा मेन एम था कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हम बनना चाहते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्लाइमेट नेगोशिएशन, वैक्सीन मैत्री, ये। देन पीस कीपिंग में हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से हैं। देन वॉइस फॉर रिफॉर्म्स, हम हमेशा यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि हमको भी परमानेंट सीट दो, एंड ये जो यूएनएससी है इसका एक्सपेंशन हो।
जो भी परमानेंट सीट्स हैं वो और भी लोगों को दी जा सके, क्योंकि अब रियलिटीज डिफरेंट है। देन ग्रेटर रोल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसके लिए हम एडवोकेट करते हैं। करंट स्टैंड हमारा क्या है? हम कहते हैं कि हम रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म चाहते हैं। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट मल्टीलेटरलिज्म है वो असलियत में नहीं है। देखो, जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ इज यूजुअली यूरोप डोमिनेटेड। जो यूरोप की आइडियोलॉजी होगी वही आईएमएफ की आइडियोलॉजी होगी। डब्ल्यूटीओ यूएस कैप्चर कर चुका है। यूएन एक तरह से यूएन एक तरह से वॉइस नहीं कर पा रहा है, इसमें भी वीटो, जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं उनकी वॉइस ज्यादा चलती है अल्टीमेटली। सो ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनमें रिफॉर्म्स होते हैं तो हाँ, वी आर टुवर्ड्स, हम इसको चाहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव हो और ये इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिव बनाया जाए, तब वी आर इनटू मल्टीलेटरलिज्म। देन वी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन मिलीलेटरल फोरम्स आल्सो, जैसे क्वाड है, I2U2 है, एससीओ है, ऑलराइट, जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक तरह से मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर को। देन यूजेस G20 प्रेसिडेंसी 2023 में हमने क्या ग्लोबल साउथ के इश्यूज को हाईलाइट किया था, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे आइडियाज हमने दिए थे। देन चैलेंजेस क्या है कि हमारा इन्फ्लुएंस काफी लिमिटेड है पावर डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आईएमएफ हो गया, यूरोप, यूएनएससी। तो ये पावर डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस में हमारा से कम है, तो हमारा इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड है। देन हमको राइवलरी भी बैलेंस करनी पड़ती है, जैसे हम अभी रशिया और यूएसए में बैलेंस कर रहे हैं। देन यूएसए चाइना टेंशंस में, रशिया वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में, तो इस तरह का हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है, जो कि हमारे लिए एक चैलेंज है। देन वी हैव टू नेविगेट इशू स्पेसिफिक कोएलिशंस क्लाइमेट चेंज के लिए। देन डेवलप, राइट, क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस वर्सेस डेवलपिंग नीड्स में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इशू स्पेसिफिक जो कोएलिशंस आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव मेड सीडीआरआई। सीडीआरआई में हमने फाउंडिंग मेंबर थे डिजास्टर उसके लिए, लेकिन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, या फिर लाइक माइंडेड डाइवर्स कंट्रीज, इस तरह के स्पेसिफिक इशू स्पेसिफिक कोलिशंस में हम हिस्सा लेते हैं। और क्योंकि हमारी भी बेसिकली एक प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी डेवलपमेंटल नीड्स और क्लाइमेट चेंज के ऑब्लिगेशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। हमको डेवलप करना है तो अल्टीमेटली पॉल्यूशन होगा ही होगा, हम ऑल टुगेदर फेज आउट नहीं कर सकते, बट क्लाइमेट चेंज के ऑब्लिगेशंस को भी हम पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। देन इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस, ये ग्लोबल गवर्नेंस में वही एग्जाम्पल है डेटा शेयरिंग वाला, कि क्रॉस बॉर्डर डेटा अगर शेयर होता है तो हम थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं। हमें नहीं पता कि ये जो डेटा यूज होगा ये कहीं हमारे ही हार्म के लिए यूज ना हो जाए। ऑलराइट, देन वे फॉरवर्ड में क्या लिखा जा सकता है कि देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरलिज्म विद रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है इन इंस्टीट्यूशंस को, एंड इशू बेस्ड मिनीलेटरलिज्म को भी हमको प्रमोट करना चाहिए, जैसे डिजिटल इकोनॉमी के लिए, क्लाइमेट के लिए, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। देखो, मिनीलेटरलिज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनकी अपनी डाइवर्स नीड्स हैं। हम व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, हम यूएसए में जर्मनी के साथ खड़े नहीं हो सकते, यूएसए या जर्मनी के साथ खड़े नहीं हो सकते। दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास फाइनेंसेस हैं, ये अभी चाहे तो अभी फेज आउट कर दें, या अभी इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे स्वीडन जैसी कंट्रीज हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम इनके साथ नहीं हो सकते, तो अल्टीमेटली वील गो टूवर्ड्स मिनीलेटरलिज्म, और ऐसी कंट्रीज के साथ जाएंगे जहां पे हमारी आइडियोलॉजी मैच करे। ठीक है। Then enhances global South leadership. India can spearhead climate justice, development financing, push for rule-based global digital governance, and balance strategic autonomy with deeper integration into global supply chains and security arrangements. ये वही पॉइंट है कि हमको अपनी सप्लाई चेन थोड़ी डाइवर्स करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, हम किसी के आगे हमको झुक के नहीं रहना पड़े। जैसे अगर यूएसए ने अभी हम पे टैरिफ्स लगाए हैं, तो हमको सब्ज्यूम ना करना पड़े, और सब्ज्यूम कब नहीं करेंगे? जब हमारी जो एक्सपोर्ट चेन होती अगर वो डाइवर्स होती, अगर हमको फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए ने अगर टैरिफ्स लगा दिए, कोई बात नहीं, किसी और को जाके एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, तो अल्टीमेटली हम ये जो ग्लोबल प्रेशर आता है इसके आगे सकम नहीं करेंगे। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीलेटरलिज्म, और ये कुछ क्वेश्चंस है जो अभी तक आ चुके हैं। मल्टीलेटरलिज्म इज एट ऑल टाइम लो, ग्लोबल लीडरशिप इज मिसिंग, एंड डिस्कस द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी ग्लोबल ऑर्डर। क्या जो अभी तक हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, आप इसको आंसर नहीं कर सकते? ऑल टाइम लो पे क्यों है? पहले ये वाली पॉइंट देखो, इज एट ऑल टाइम लो, क्यों है ऑल टाइम लो पे? क्राइसिस चल रहा है मल्टीलेटरलिज्म में, बहुत सारी ऐसी जो
इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो विड्रॉ कर रही है इन इंस्टीट्यूशन से, इनकी एपिलेट बॉडीज डिफंक्ट पड़ी है। आप डब्ल्यूटीओ का एग्जांपल दो, आप यूएन का दो, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से बहुत सारे रेजोल्यूशंस ब्लॉक हो जाते हैं। ग्लोबल लीडरशिप इज मिसिंग। व्हाई इट इज मिसिंग? बिकॉज राइवलरीज चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, यूएस चाइना है, देर इज वेस्ट रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। देन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ऑर्डर के उस पर आपको डिस्कस करना है, तो वही सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो हमने अभी तक लिखे हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, जिसमें आप क्राइसिस बताएंगे कि क्राइसिस कैसे चल रहा है, यूएन डब्ल्यूटीओ क्लाइमेट गवर्नेंस, इन सब का एग्जांपल देंगे। देन ग्लोबल लीडरशिप कैसे मिसिंग है, बिकॉज आपस में हम लड़ रहे हैं अल्टीमेटली। देन आप मिनीलिटरलिज्म की बात बता सकते हैं कि इसकी वजह से मिनीलिटरलिज्म राइज पे है, और ये अच्छा भी है बिकॉज ग्रुप स्पेसिफिक नीड्स को केटर किया जा सकता है। और इसमें इंडिया का स्टांस क्या है? इंडिया का स्टांस में आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की बात कर सकते हैं, रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, डब्ल्यूटीओ अपीलेट बॉडी, इस तरह का सारा। सो आंसर कर पाएंगे जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है या जो हमने अभी तक डिस्कस करी, क्या आप ये 2019 वाला आंसर कर सकते हैं? कंफर्टेबली कर सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड वगैरह सब कुछ लिखा गया है, इसी से पॉइंट्स आपको कैप्चर करने हैं और बताना है कि क्वेश्चन में जो जो फिट हो रहा है वो करना है। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स इफ डब्ल्यूटीओ हैज टू सर्वाइव इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया? देखो ये डब्ल्यूटीओ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इसमें जो डब्ल्यूटीओ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। दैट देयर इज डिस्प्यूट सेटलमेंट पैरालिसिस है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, अपीलेट बॉडी में जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, डिफंक्ट पड़ी है। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज वाला पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज देती हैं, जैसे 3 तरह की सब्सिडीज होंगी, पढ़ा होगा आपने, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड देन ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ये देती हैं। और हम पे क्या एलिगेशंस लगते हैं कि हम ये एम्बर बॉक्स सब्सिडीज देते हैं, हम एमएसपी अपने फार्मर्स को देते हैं, जिससे कि ग्लोबल ऑर्डर प्रॉब्लम में आता है या ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, बट हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमको देना पड़ता है क्योंकि हमारे किसान गरीब हैं, राइट। तो ये एग्रीकल्चरल सब्सिडीज पे जो डब्ल्यूटीओ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, दोहा अकॉर्ड इसका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। तो इसमें बेसिकली डब्ल्यूटीओ स्पेसिफिक चीजें लिखेंगे, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है, कि उनके जो अग्रीमेंट्स उन पे थोड़े से लो साइड पे रहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस मिलती है। देन ई कॉमर्स रूल्स डब्ल्यूटीओ नहीं लेके आ पाया है, और ई कॉमर्स में भी डब्ल्यूटीओ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ई कॉमर्स रूल्स गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ के इतने ज्यादा स्ट्रेंथेंड नहीं है, तो ये वाला प्रॉब्लम। देन इंडियाज डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ट्रेड एंड ट्रस्ट, इसमें वही है कि जो हम एमएसपीज देते हैं हमको डब्ल्यूटीओ में हमारे अगेंस्ट, जैसे शुगर पे अभी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, कि शुगर पे इतनी हाई सब्सिडीज देते हैं, तो ये ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं। देखो ये दिस इज प्योरली डब्ल्यूटीओ स्पेसिफिक, बट क्वेश्चन मुझे बताना था कि इस तरह का क्वेश्चन आया है। देन इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन ग्लोबल फोरम्स इज इन कॉन्सोनेंस विद इट्स राइजिंग ग्लोबल प्रोफाइल, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। हम कहाँ कहाँ अपनी ग्लोबल फोरम में प्रेजेंस बना रहे हैं? G20 में, G20 में हमारी प्रेजेंस है, ब्रिक्स, एससीओ, डब्ल्यूटीओ, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जिसमें हम बहुत सीरियस हैं। देन देर इज एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ एंड कॉल फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स। अब इससे क्या होगा, हमारे ग्लोबल प्रोफाइल इससे कैसे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम इन सभी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में अपनी पकड़ अच्छी बना रहे हैं। और तो इससे क्या हो रहा है, हम एज अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ बन के वापस आ सकते हैं, हम एक तरह से लीडर बन सकते हैं ग्लोबल साउथ में, जो इंडिया क्लेम भी करता है कि हम क्या है, वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ। तो उसमें हम हमें एक लिवरेज मिल सकता है। देन यूएनएससी रिफॉर्म्स में यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाते हैं। तो दिस इज ऑल यू कैन राइट अबाउट। देन 2016 का क्वेश्चंस, इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेनी मेंबर स्टेट बाय ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैव जनरेटेड न्यू चैलेंजेस फॉर इंडियाज डिप्लोमेसी। इसमें भी एक्चुअली मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रोल है। दैट व्हाट इज द, देखो ये पूरा का पूरा टॉप उस पे नहीं है क्वेश्चन, ये अलग है थोड़ा, इंटरनल सिक्योरिटी का थोड़ा क्वेश्चन है एंड देन डिफरेंट है, बट इसमें एक पॉइंट आप मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का दे सकते हैं कि यूएन का जो रोल है काउंटर टेररिज्म में। देन इंस्टीट्यूशंस लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटरनेशनल लॉ इस पे क्या कहता है, एंड इंडियाज कॉल फॉर
कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसमें भी आप मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट लिख सकते थे, इसलिए मैंने ये ऐड किया। ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक, IMF, collectively known as Bretton Woods institutions, are two intergovernmental pillars supporting the structure of world's economic and financial order. ये भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पर ही है। IMF जो कि क्राइसिस के टाइम पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे लोन्स वगैरह देता है। सो इसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पे वोटिंग राइट्स हैं अल्टीमेटली, जिनके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स है, जिनका IMF कोटा ज्यादा है, उनकी वॉइस ज्यादा स्ट्रेंथेंड है ब्रेटन वुड्स की। क्रिटिसिज्म क्या क्या आता है कि यहाँ पे वेस्टर्न डोमिनेंस है, जो हमने डिस्कस किया कि WTO USA और IMF यूजुअली यूरोप के द्वारा कैप्चर्ड रहता है। ठीक है। और अगेन वही कि WTO हैज फेल्ड इट स्टेटेड, देखो अगर इस समय पे क्वेश्चन आना होगा तो यूएन पे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यूएन को 80 साल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, 80 साल इसके इस्टेब्लिशमेंट को कंप्लीट हुए हैं और अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, सीरिया वाला क्राइसिस देख लो, गाजा वाला क्राइसिस देख लो, देन रशिया यूक्रेन वॉर कितने लंबे समय से चल रही है, सूडान में क्राइसिस चल रहा है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं कर पा रहा है यूएन। तो अल्टीमेटली यूएन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा सा तैयार है। ठीक है। अच्छा, ये इंडिया नीड्स अ प्लान, ये भी एक एडिटोरियल था, थोड़ा अलग था एक्चुअली। क्या हुआ है, जैसे हम WTO अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि WTO में स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। ये क्या होता है, इससे डेवलपिंग कंट्रीज अल्टीमेटली इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टैरिफ कमिटमेंट्स में, सब्सिडीज ज्यादा दे सकते हैं अपने फार्मर्स को, या जो भी अपने एक्सपोर्ट्स कर रहा है उसको सब्सिडी ज्यादा दे पाते हैं। देन इनकी जो ट्रेड अग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की टाइमलाइन भी होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। क्या है ये स्पेशल ट्रीटमेंट? बेसिकली कि तुम गरीब देश हो तो तुमको हम थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तुमको, देख कच्ची मिट्टी हो तुम, जैसे होता है ना, हम खेलते थे, फिर एक जो बेचारे छोटे बच्चे होते थे उनको बोलते थे कि तुम कच्ची मिट्टी हो, तो तुमको एक बार आउट भी अगर कर दिया तो कोई बात नहीं, तुमको दूसरी बार से बैटिंग दे देंगे। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का WTO में। और अच्छा है, ये तो मिलता रहे अगर अच्छा है, इंडिया को मिलता है, इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री। चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि मुझको नहीं चाहिए ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, आई एम डेवलप्ड इनफ, मुझे नहीं चाहिए। सो STD क्या है? STD नहीं, SDT। SDT ये हमने देख लिया कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या है। अब चाइना के इस मूव से क्या होगा, हमको क्या प्रॉब्लम होने वाली है? चाइना और इंडिया को यूजुअली साथ में देखा जाता है, ऑल्दो चाइना हमसे बहुत आगे है, बट मोर और लेस हम भी, इंडिया भी अपने आप को चाइना से कंपेयर करता है टाइम एंड अगेन। सो एक तरह से हम पे भी अब प्रेशर आएगा, इंक्रीज स्क्रूटिनी हम पे होगी कि चाइना और इंडिया को वर्ल्ड भी साथ में देखता है। तो हम पे भी अब स्क्रूटिनी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, तो हमको भी ये इस तरह के बेनिफिट्स गिव अप कर देने चाहिए कि जब चाइना ने कर दिए तो तुम भी कर दो, तुम भी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हो। एंड इंडिया रिलाइज हेविली ऑन दिस ट्रीटमेंट। ठीक है। हमको सब्सिडीज, हम कितनी ज्यादा सब्सिडीज देते हैं अपने फार्मर्स को, कितने ज्यादा एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाते रहते हैं, एक्सपोर्टर्स को देते हैं, शुगर पे कितनी सब्सिडीज देते हैं, तो इस तरह की वेरियस सब्सिडीज हम देते हैं जो WTO के साथ कंप्लायंट नहीं है। ठीक है। देन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एट रिस्क। डेवलप्ड नेशंस जो है वो इतना फार्म सब्सिडीज पे एनुअली खर्चा करती हैं। ठीक है, ये OECD का है। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, उनकी सब्सिडीज आती है अंडर ग्रीन बॉक्स। अब ये ग्रीन बॉक्स क्या है? जो R&D और इस तरह के इन्वायरमेंट के लिए जो इस तरह की चीजें होती हैं, इन पे मेनली फोकस करती हुई सब्सिडीज ये लोग देते हैं, और ये परमिटेड होती है अंडर WTO, क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही है। किस लिए दे रहे हैं? रिसर्च फंडिंग के लिए पैसा दे रहे हैं, या इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स के लिए पैसा दे रहे हैं, डोमेस्टिक फूड और इस तरह के इंस्पेक्शन प्रोग्राम्स, डिजास्टर रिलीफ, इसके लिए सब्सिडीज दी जाती है ग्रीन बॉक्स में, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं ये बेसिकली इसके लिए ज्यादा देते हैं। बट हम किस पे देते हैं? हम जो सब्सिडीज देते हैं वो आती है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, हम डायरेक्ट सब्सिडीज देते हैं, जैसे हम MSP देते हैं, या जो हमारा PDS सिस्टम चलता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो हम करते हैं, वो सारी एम्बर बॉक्स के अंडर आती है। तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा स्क्रूटिनी में आ जाएंगे, हमारी फूड सिक्योरिटी इससे रिस्क पे आएगी। हमारे फार्मर्स को जो हम सब्सिडीज देते थे अंडर MSP PDS फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो देते हैं, वो अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्शंस फेस कर सकती है चाइना के इस मूव के बाद। ठीक है। सो डोमेस्टिक चैलेंजेस वही है कि हम अभी भी बहुत सारा माल न्यूट्रिशन फेस करते हैं, और
हमारे लिए चैलेंज है कि हम सब्सिडी रिफॉर्म्स और डब्ल्यूटीओ को कंप्लायंस कर सकें। जैसे जब ही कुछ टाइम पहले जब फार्म लॉज आए थे, तो क्या कह रहे थे सब लोग कि इंडिया या गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का प्रेशर है कि अपनी सब्सिडीज कम कर, इसलिए इस तरह के फार्म लॉज लाए हैं। ये मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। चल रही थी ऐसी बातें, आपने भी सुनी होगी, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इनको डब्ल्यूटीओ के साथ कंप्लाई करना है। तो ये पूरा का पूरा आइडिया है और ये चैलेंजेस हम फेस करते हैं। देन इंडिया शुगर सब्सिडीज, ये प्रॉब्लम आई थिंक आपको पता होगा कि हमारे यहाँ फेयर एंड रिनोमिनेटिव प्राइस दिया जाता है शुगर केन पे, और ये एक स्टेचूटरी सब्सिडी एक तरह से है जो शुगर केन पे दी जाती है। तो शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ऑल टाइम हाई पे रहती है। अब शुगर कितनी ही कंज्यूम कर लोगे, तो शुगर मिल्स बेचारी, अब ये एफआरपी पे इनको खरीदना ही पड़ता है शुगर मिल्स को, तो अल्टीमेटली घाटे में जा रही थी। तो कहा कि तुम एक्सपोर्ट कर दो। अब एक्सपोर्ट पे हैवी सब्सिडीज देने लगे। जो बाकी कंट्रीज हैं जो शुगर केन उगाती हैं, जैसे ब्राजील, ये पहुंच गए डब्ल्यूटीओ की, ये कितनी सब्सिडीज तुम दे रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये भी अभी केस चल रहा है, ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक पाथ अभी क्या होगा कि अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी हम बढ़ा लें, ताकि हमको इस तरह के स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पे निर्भर ही ना करना पड़े। हम भी अपनी R&D पे काम करें, हम भी ऐसा काम करें कि हमारी यील्ड बढ़ जाए, अल्टीमेटली फार्मर्स की इनकम हम इस तरह से बढ़ा सकें। देन वी नीड टू एक्सपैंड इनिशिएटिव्स लाइक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कमर्स, ई कमर्स रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज विद सेफ गार्ड्स, ठीक है। देन स्ट्राइव टू लीड कोएलिशंस लाइक G33। G33 क्या है, ये फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इसके साथ हम कोएलिशंस बना सकते हैं अगर हमारे से सब्सिडीज पे रोक हम पे लगाई जाती है डब्ल्यूटीओ द्वारा, ठीक है। देन देयर इज अ पुश फॉर न्यू फ्रेमवर्क, जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यानी कि पीडीएस और जो क्लाइमेट फ्रेंडली सब्सिडीज देने के लिए न्यू फ्रेमवर्क की जरूरत है डब्ल्यूटीओ में भी। अच्छा, ये एडिशनल रेलेवेंट है, ये आर्टिकल इतना ही था। आर्टिकल में बेसिकली इतना ही बताया कि चाइना ने गिव अप कर दी है अपनी ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, और चाइना और इंडिया को क्योंकि एक ही तराजू में तोलते हैं मोर और लेस सभी लोग, ऑल्दो डिफरेंस है, बट स्टिल क्योंकि हम भी करते हैं कंपेयर इन्हीं से और बाकी वर्ल्ड भी हमको करता है, तो अल्टीमेटली हम पे प्रेशर आएगा, हम पे स्क्रूटिनी ज्यादा बढ़ी जाएगी। हमको भी बोलेंगे कि तुम भी अपना ये जो स्टेटस है इसको गिव अप कर दो। बट हमारे यहाँ अभी भी प्रॉब्लम्स चलती हैं, हम हमारी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाएगी, या ये कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं जो हम अभी भी फेस करते हैं, और पाथ अहेड ये हो सकता है। तो होलिस्टिकली हमने आर्टिकल पूरा देख लिया, नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिलती ही है। ये एडिशनल डब्ल्यूटीओ का ये जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये क्या है, लॉन्गर टाइमलाइंस वो बताया गया है। इंडिया का स्टैंड क्या है कि हम चाहते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। ये जो हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पीडीएस और एमएसपी प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब हमको परमानेंटली कुछ रिलीफ मिल जाए, या हम कुछ सोल्यूशन इसका निकाल पाए कि हम अपने फार्मर्स को भी सब्सिडीज दे पाए, या अगर हम सब्सिडीज नहीं दे पा रहे तो हम कोई और रास्ता निकालें उनकी इनकम बढ़ाने का, जैसा हमने निकाला भी था फार्म लॉस को, बट अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ा। एंड हम ये इस तरह की न्यू रिस्ट्रिक्शंस को भी अपोज करते हैं, एंड वी आर अ स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ G33 ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, G33 कोट करना है अपने आंसर में अगर एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो। देन ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स क्या है, यूएस एंड ईयू का पुश, एंड देन चाइना का मूव, वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर बनना चाहता है अल्टीमेटली, और लेकिन करेगा क्या, जो लूप होल्स बचे हुए हैं डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में, जो लूप होल्स हैं उनको यूज करेगा, और इसके ट्रेड को भी कोई खास नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देन इंडिया का चैलेंज है कि हमको डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन और अपनी डोमेस्टिक नीड्स में बैलेंस करना। वे फॉरवर्ड है कि अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर लो, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करो, पीएलआई, मेक इन इंडिया, इस तरह का एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आओ, और रिफॉर्म्स डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी कैलकुलेशन में जो रिफॉर्म्स बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं, रेफरेंस बहुत एग्रीगेट कैलकुलेशन होती है, ये एएमएस क्या था मैं भूल गई, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट के लिए रेफरेंस कब का देखा जाता है, रेफरेंस प्राइसेस बहुत पुराने हैं तो उनको अपडेट करने की बात होती है कि कितनी सब्सिडीज आप दे सकते हैं, उसका एक रेफरेंस तैयार किया जाता है, वो कैलकुलेट होता है, बट अल्टीमेटली उसके प्राइसेस बहुत पुराने हैं तो उसको थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है। और हमको
इन्वेस्ट करना चाहिए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, सप्लाई चेन्स, ताकि हमारी सब्सिडीज पर ही डिपेंडेंस कम हो जाए और हमको ये इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ही ना करनी। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, अच्छा टाइम कितना हो चुका है? टाइम 45 मिनट्स हुए हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। 2 आर्टिकल्स हमारे रहते हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। पहले ये कास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। यूपी वाला केस सबको पता है। कास्ट बेस्ड साइंस को रोक रोक लगा दी गई है कास्ट बेस्ड साइन यूज करने पे। और देखो, एक तरफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कास्ट सेंसस होना है इस बार 2027 के सेंसस में, और यूपी का ये मूव आया है। सो कास्ट ऑल टुगेदर सारी डिस्कस कर लेते हैं कि कास्ट से, यूपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं होलिस्टिकली, और फिर देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं जो हम आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट। ओरिजिन इन वर्ना सिस्टम में है। हमको पता है कि देर वॉज एन अर्ली वैदिक पीरियड एंड देन लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम था जो इतना रिजिड नहीं होता था, जिसमें आपका ऑक्यूपेशन आपकी कास्ट डिसाइड करता था या आपका वर्ण डिसाइड करता था। देन अल्टीमेटली क्या हुआ, विद टाइम आपका ऑक्यूपेशन जो अभी तक आपका वर्ण डिसाइड करता था, वो अल्टीमेटली आपका वर्ण वर्ण आपका ऑक्यूपेशन डिसाइड करने लग गया, और ये क्या हो गया, ये बाय बर्थ होने लग गया वर्ण। अब बाय बर्थ हो गया तो यही आपका ऑक्यूपेशन अब डिसाइड करेगा, तो उल्टा हो गया बेसिकली। ठीक है, जिस घर में आप पैदा हुए हैं वही काम आप आगे कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। तो दिस इज हाउ वर्ना सिस्टम ओरिजिनेटेड और कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड। ठीक है, ऋग्वेद में इसकी बात होती है, इट वॉज फंक्शनल बट देन अल्टीमेटली इट वॉज ऑसिफाइड इनटू रिजिड हेरिडिटरी जातीस। जो कास्ट सिस्टम हम प्रेजेंटली देखते हैं वो इसी तरह से बना। देन री इन्फोर्स्ड बाय कॉलोनियल पॉलिसी, इन लोगों ने सेंसस करवाना शुरू किया 1901 में। और उसके बाद अगर आपको याद हो, 1901 में लॉर्ड रिस्ले इंस्टीट्यूशनलाइज कास्ट कैटेगरीज। साथ में ये कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन भी देना चाहते थे या सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी बनाना चाहते थे, वो तो टाइम पे पूना पैक्ट हो गया। बट इस तरह से जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उन्होंने भी कास्ट को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया। ठीक है, देन देर वर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब ये कास्ट शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो लेटर वैदिक पीरियड में इसको थोड़ा सा ज्यादा हेरिडिटरी ये हो गई। देन कॉलोनियल पॉलिसीज, और उसके बाद कॉलोनियल पॉलिसीज एंड देन अल्टीमेटली रिफॉर्म मूवमेंट्स जो आए, जैसे ब्रह्मो समाज, देन आर्य समाज, अम्बेडकराइट मूवमेंट। अम्बेडकर को बकायदा लोगों ने अपनी कास्ट बना लिया, अपना रिलीजन बना लिया। तो दिस इज हाउ कास्ट रिजिडिटी वॉज चैलेंज थ्रू दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स। बट कुछ ऐसा भी था, शुद्धि मूवमेंट चला। देन ठीक है, शुद्धि मूवमेंट चलने लग गया, जिससे इस तरह की कास्ट जो आइडेंटिटीज थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई। और वैसे भी हमारी सोसाइटी कॉलोनियल पीरियड तक आते आते ऐसी हो चुकी थी कि कास्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या है, कास्ट सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ है, यू मस्ट बी नोइंग, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में ये। देन कॉलोनियल पॉलिसीज ने क्या कैसे इसको रीइंफोर्स किया है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहते थे। देन उन्होंने सेंसस भी कंडक्ट किया था। फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, देर इज एन हायरार्की, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, कि ब्राह्मण ऊपर, देन क्षत्रिय, उसके बाद फिर उसके बाद जो भी है, दिस इज सुपरफिशियल वैसे भी, पर जिस भी जो भी हायरार्की ये है, तो देयर एग्जिस्ट एन हायरार्की इन कास्ट बेस्ड सिस्टम, कि ये लोग ऊपर है, अगर हम इनको टच कर लेंगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन। दैट इज बुलशिट ऑब्वियसली, बट अल्टीमेटली इस तरह के आइडिया एग्जिस्ट करता है कास्ट सिस्टम में। रिचुअल प्योरिटी एंड देन पॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कि अगर हम कोई एक रिचुअल है तो ये ब्राह्मण ही परफॉर्म करेंगे। अगर कोई भी सो कॉल्ड कंसिडर्ड, अगर लो कास्ट का इंडिविजुअल वहां आ जाता है तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन, खराब हो जाएगा। एक तरह से हायरार्की एग्जिस्ट करती है, वी नो दैट। देन देर इज एंडोगैमी, मैरिज विद इन कास्ट, ये भी कास्ट सिस्टम का एक फीचर है कि अपनी ही कास्ट में शादी होती है। देर आर ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, अब ये काफी हद तक डाइल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये नहीं है। अदरवाइज क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक कास्ट होती थी जिनके लिए कुछ काम
जैसे आपने, आई होप ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड टू विलेज रूट्स, तो हमारी है ही, राइट? विलेज से हमारी रूट्स कनेक्टेड हैं, तो हमको पता है कि कुछ ऐसा होता है जो अल्टीमेटली फिर वही काम करते हैं। जैसे कुछ लोग शू मेकिंग का काम करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है जो शू मेकिंग का काम करेगी, या ये जो वुलन यान वगैरह ये सब करने का काम करते हैं। तो इस तरह से कास्ट के साथ उनका ऑक्यूपेशन डिसाइड होता था। अब ये बहुत हद तक डाइल्यूट हो चुका है विद द रिजर्वेशन पॉलिसीज और विद द एफर्मेटिव एक्शंस। बस कास्ट, बट कास्ट सिस्टम का फीचर ये है, ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन है कि ये पर्टिकुलर, जैसे अभी अगर मुझे प्रेजेंट टाइम में देखना हो, तो अभी क्या है कि ब्राह्मण्स ही ये जो पूजा पाठ का काम है ये ब्राह्मण्स ही करवाते हैं। कोई स्केड्यूल कास्ट का व्यक्ति पूजा पाठ का काम नहीं करवा सकता, या वो बेसिकली पंडित नहीं बन सकते। ठीक है, तो वो दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्राह्मण्स ओनली। देन segregation in food, water and social interactions, you must have seen it in your villages. Then there is inequality also, untouchability और denial of mobility, कि आप इस गांव में नहीं आ सकते, आ रहे हैं तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे? स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, ये ग्रुप्स है ये यहीं तक सीमित है, ये विलेज के इसके आगे नहीं आएंगे। देर इज इनइक्वालिटी, ऑनर किलिंग्स बढ़ जाता है। ऑनर किलिंग्स पे बहुत सारी मूवीज भी बनती हैं, दैट अगर किसी इंडिविजुअल ने इंटरकास्ट शादी कर ली, एक कपल है उसने इंटरकास्ट शादी करी, तो अल्टीमेटली जो लोग हैं वो अपने ऑनर को बचाने के लिए कपल को मार देंगे, या इस तरह की किलिंग्स होती हैं। देर इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो दैट एग्जिस्ट, कि स्कूल में भी एक मैं एक्चुअली देख रही थी कुछ दिन पहले, कोई एक स्कूल था, वहां पे वो लोग अपने बच्चों को, जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको अलग बिठा रहे थे और लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनको अलग से बिठा रहे थे। सो अब तो ये बैन है, तो अल्टीमेटली इस पे फिर जो अथॉरिटीज थी उन्होंने एक्शन लिया। तो इस तरह की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती हैं। देन पॉलिटिकल क्या है इसका? कास्ट एज अ बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन। अब तो देखो देर आर बकायदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट को, किसी तरह की कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे जो मायावती जी की पार्टी है, वो भी कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है, कि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी एक कास्ट को केटर करना, एंड देन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। पॉलिटिकल में क्या है? सोसाइटी का सोशल इम्पैक्ट है, स्ट्रेटिफिकेशन होती है, इनइक्वालिटी, ऑनर किलिंग्स। बट पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स जो होती है, कि हम तो जी आप ही की जाति के हैं तो आप तो हम ही को वोट देंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। देन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस जो दी जाती हैं, रिजर्वेशंस तो एग्जिस्ट करती हैं। देन इकोनॉमिक, लैंड होल्डिंग पैटर्न्स, और अनइक्वल एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज। और इसका कहीं ना कहीं रूट्स है हिस्टोरिकल इनजस्टिस में। ठीक है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस का इसमें रूट्स है, ये जो लैंड होल्डिंग पैटर्न्स हम देखते हैं अभी, कि कुछ एक कास्ट है, पर्टिकुलर कास्ट होती है जिनका इतना ज्यादा इकोनॉमिकली वो एफ्लुएंट नहीं होती, उनके पास लैंड होल्डिंग्स इतनी ज्यादा नहीं होती, या फिर वो अभी भी गरीब हैं बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस दैट माइट हैव हैपेंड। ठीक है, कल्चरल में क्या है? हम अपनी कास्ट से अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट करने लग जाते हैं। ठीक है, और ये अब फिलहाल कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ भी चुका है। यू मस्ट हैव रेड पीपल्स, यू मस्ट हैव रेड पीपल राइटिंग देयर नेम्स, लाइक लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स जो वो अपनी कास्ट लगाते हैं, फिर तो वो इस तरह की आइडेंटिटी, हम बेसिकली कल्चरल उसमें हम अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट करते हैं अपनी कास्ट के साथ। देन रिचुअल्स उस तरह से हमारे होते हैं जिस कास्ट को हम बिलोंग करते हैं। देन ग्रुप की सॉलिडारिटी, ये पर्टिकुलर ग्रुप है एक्स, मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूं, तो मैं, मेरी सॉलिडारिटी इसी पर्टिकुलर कास्ट के साथ है या इसी पर्टिकुलर लोगों के साथ है। तो ये इसके फीचर्स है कास्ट सिस्टम के, ये इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और भी कुछ ग्राउंड्स है बट उसमें कास्ट भी एक है। आर्टिकल 16 जो रिजर्वेशन दी जाती है। देन आर्टिकल 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 46 इज व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस। जो एससीज एंड एसटीज को रिजर्वेशन दी जाती है, दिस इज अ डीपीएसपी, कि इनके सोशल वेलफेयर के लिए स्टेट काम करे, डीपीएसपी में ऐसा लिखा है। देन देर इज एसटी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989, रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं एससीज एसटीज ओबीसीज। एंड देन देर आर वेरियस जजमेंट्स ऑल्सो। इंदिरा जमाने केस जिसने 50% की सीलिंग लगा दी थी,
नागराज केस जिन्होंने कहा कि प्रमोशंस में नहीं चलेगा ये, और देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्सिक्वेंशियल सिक्योर इन सीनियोरिटी, ये सारी जजमेंट्स आई। देन रीसेंट ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट जो आई कि ये ईडब्ल्यूएस वर्डिक्ट में क्या हुआ कि ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा मिलता है इसको अपहेल्ड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि ये किसी भी तरह से अल्ट्रा वायर नहीं है, ये एक एडिशनल दे रहे हैं जो एससीज और एसटीज के लिए एग्जिस्ट करता है, वो बेस्ड ऑन कास्ट है और ये बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक स्टेटस है और ये अलग से है, और इसको अपहेल्ड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ठीक है। देन कंटेम्पररी रेलेवेंस की बात करें तो डू दी स्टिल परसिस्ट, क्या लगता है आपको कास्ट अभी भी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, क्योंकि हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं इतना, तो एग्जिस्ट तो करती होंगी। देयर आर मेट्रीमोनियल एड्स, कभी भी न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें एक मेट्रीमोनियल सेक्शन आता है कभी कभी, उसमें देखना बकायदा लिखा होता है वांटेड अ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी की लड़की चाहिए, ब्राह्मण गर्ल चाहिए, ये चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिमोनियल एड्स में आप देख सकते हैं कि शादी ब्याह में अभी भी हम लोग देखते हैं कि इसी तरह की कास्ट बेस्ड शादियां होती हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है। काफी बार न्यूज आती है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों ने दूसरे पर्टिकुलर कास्ट के किसी व्यक्ति को मार दिया, एट्रोसिटीज की जाती हैं जो अनटचेबल्स जिनको कंसिडर करते हैं लोग, लो कास्ट के लोगों को। देन मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम है, दलित डिस्क्रिमिनेशन, तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग भी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग किया जाता है, लो कास्ट के लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई जाती है। देन देर इज रूरल डोमिनेंस, गांव में ये सब कुछ ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, लैंड और पॉलिटिक्स में इसका डोमिनेंस है। देन रेलेवेंस क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इससे बढ़ जाती है, कास्ट सेंसस की डिमांड अब होने लग गई है। देन हम अपनी आइडेंटिटी अपनी कास्ट को मान रहे हैं। देन एफर्मेटिव एक्शन जरूरत है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, और कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है। अच्छा, साइंस क्या है कि चेंजेस हो रहा है, ये तो इसकी रेलेवेंस है कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखते हैं, एफर्मेटिव एक्शंस की जरूरत है, या कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, ये ठीक है। परसिस्टेंट भी करता है, हमको पता है कंटेम्पररी में अभी है। शादियां जब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि गाँव में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं, जब हम बहुत कुछ ऐसे प्रोफेशन देखते हैं जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग या डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखते हैं, तो हमको पता है कि हमारी सोसाइटी में कास्ट अभी भी एक प्रॉब्लम तो है। ठीक है, बट देर आर साइंस ऑफ चेंजेस ऑल्सो, अब उतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट तो नहीं रह गया है। सो अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, तो इससे क्या कास्ट रिजिडिटी कम हो जाती है। अब अर्बन एरियाज में जब आप कहीं पे जाते हैं, अल्टीमेटली तो आपको कहाँ पता होता है, गांव में तो बिल्कुल पता है कौन सा गोत्र कौन सा जात, बट अर्बन एरियाज में किसको पता है, एंड कोई पूछता भी नहीं और कोई इतना सोचता भी नहीं है। तो ये जो कास्ट रिजिडिटी है वो थोड़ी सी वीकन पड़ जाती है अर्बनाइजेशन से या माइग्रेशन से। ठीक है। देन एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे लोग ज्यादा ज्यादा एडुकेट हो रहे हैं, उनकी अपवर्ड मोबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, वो थोड़ा सा एजुकेटेड हो रहे हैं, तो दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, दे आर मोर अर्निंग गुड। ठीक है, दे आर अर्निंग गुड। सो अल्टीमेटली ये इस तरह की जब मोबिलिटी हो रही है, इकोनॉमिक मोबिलिटी आ रही है, सोशल मोबिलिटी आ रही है, तो इससे भी वी कैन सी कि देर आर साइंस ऑफ चेंजेस। देन इंटरकास्ट मैरिजेस स्लोली इंक्रीज कर रही हैं, ऑल्दो पेस कम है बट स्टिल दे आर इंक्रीजिंग। एंड देन असर्शन मूवमेंट्स इस तरह की चल रही है जिससे हम चेंजिंग पावर डायनेमिक्स देख रहे हैं। मायावती की पार्टी क्लासिक एग्जाम्पल। देन चैलेंजेस क्या है कि देर आर प्रेजुडाइसेस, हमारी कुछ सोच है ऑलरेडी कि ये लोग, ये पर्टिकुलर कास्ट नीचे आती है, ये पर्टिकुलर कास्ट ऊपर है, तो देर आर प्रेजुडाइसेस जिसकी वजह से ऑनर किलिंग्स और सोशल बॉयकॉट जैसी दिक्कतें होती है, विच इज वेरी इनह्यूमेन, बट एग्जिस्ट तो करती है हमारी सोसाइटी में। देन कास्ट सेंसस डिबेट चल रही है कि अभी हमको डेटा चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए। अब इसका एक तो है कि हमको पता चल जाएगा कि कौन सी कास्ट है जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो अंडर डेवलप्ड है, तो हम उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। बट इससे वो आइडेंटिटी भी तो स्ट्रेंथन हो रही है। क्या हम ये एस्पेक्ट नहीं देख रहे कि वो कास्ट वाली आइडेंटिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन इससे हो रही है? और इसका फिर पॉलिटिकल मिसयूज भी होता है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रॉमिस करी जाती है, एंड देन कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को टारगेट किया जाएगा, तो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन इससे होती है पॉलिटिकल मिसयूज के लिए। देन अभी कुछ टाइम पहले यूएस में आईटी सेक्टर में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की एक न्यूज आई थी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अब्रॉड पहुंच के भी कास्ट नहीं छूट रही है। ठीक है।
देन वे फॉरवर्ड क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, जो कि अंबेडकर का विजन था कि पॉलिटिकल राइट्स देने से कुछ नहीं होगा जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज दिए हैं उनको असलियत में मानते नहीं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है एक्स जो कि किसी लो कास्ट को बिलोंग करता है, लो कास्ट नहीं कहना चाहिए, स्केड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, स्केड्यूल कास्ट का व्यक्ति है वो, और एक व्यक्ति है वाई। एक तो है कि वाई वाई व्यक्ति इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है बिकॉज कि यार मेरे आइडियल्स ऐसे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल माना है तो मैं भी इसको इक्वल मानूं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग इक्वल है और हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा क्या है, ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एक हो पॉलिटिकल मोरालिटी कि मुझे या ये वाई व्यक्ति को लग रहा है कि मैं इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, अदरवाइज क्या होगा, मुझे फाइन लग जाएगा या मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो दिस इज पॉलिटिकल मोरालिटी। अंबेडकर ने क्या कहा था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि लोगों में खुद से ये आए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है और मुझे इसको फॉलो करना है। देन सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन और इंटरकास्ट मैरिजेस, इन सबको प्रमोट करने की जरूरत है। देन एनफोर्सिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस इफेक्टिवली, डाटा ड्रिवन एफर्मेटिव एक्शंस, कास्ट और इकोनॉमिक सर्वेस। इसीलिए एक पॉइंट इसका क्या आता है, प्लस पॉइंट, कि कास्ट सेंसस करवाएंगे तो हमको ज्यादा पता चलेगा कि कौन से अंडर डेवलप्ड है, एफर्मेटिव एक्शंस लिए जा सकते, जिससे अल्टीमेटली इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम एनकरेज कर पाएंगे। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कास्ट से अभी तक आए हैं, जैसे डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट द कास्ट सिस्टम रिमेन्स एंट्रेंच्ड इन द इंडियन सोसाइटी। डिस्कस इट्स परसिस्टेंस एंड रेलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो है, जो हम अभी एग्जांपल दे रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना इनग्रेन्ड है ये कास्ट सिस्टम, हम इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। तो देयर इज इट्स परसिस्टेंस ऑल्सो एंड इट्स रेलेवेंस ऑल्सो इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो वही इसका डोमिनेंट थीम है जो हमने डिस्कस किया है, परसिस्टेंस भी और रेलेवेंस भी। परसिस्टेंस किस फॉर्म में किया था, कैसे परसिस्ट करता है अभी भी, मैरिजेस होती है, पॉलिटिक्स में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बनती है, वोट बैंक बनाए जाते हैं, कास्ट वायलेंस होते हैं, ऑक्यूपेशंस, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग का एग्जांपल ले लो। अब इसका इंट्रोडक्शन तुम कैसे स्टार्ट करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कैसे है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 46। अंबेडकर का विजन बता दो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो है, बट अल्टीमेटली परसिस्ट भी करता है एंड इट हैज इट्स रेलेवेंस आल्सो। परसिस्ट कैसे करता है, ये जो फॉर्म हमने देख लिया। रेलेवेंस कैसा है, रिजर्वेशन मिलती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। देन कास्ट सेंसस की डिमांड जो बढ़ रही है। अब इसका काउंटर टेंट भी तुम दोगे, क्योंकि बैलेंस आंसर लिखना है हमको, ये तो नहीं बताना है कि हम बिल्कुल कास्ट में डूबे हुए हैं। हम काउंटर ट्रेंड भी देंगे, हम बोलेंगे कि अर्बनाइजेशन से थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, देखो इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती है और एजुकेशन होती है, तो उससे इकोनॉमिकली भी बंदा अपलिफ्ट होता है और साथ में एजुकेशन से राइट्स का भी पता चलता है, और इस तरह की सोच भी कम हो जाती है। ठीक है। देन कंक्लूजन में लिखेंगे कि कास्ट परसिस्ट तो करती है, बट हाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है और हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ स्ट्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि ऐसे चेंजेस करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी स्ट्रेंथन हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट, डू यू अग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब इसमें कास्ट और रीजनलिज्म को लिंक किया है। अब इसमें कल्चरल असर्टिवनेस, कास्ट आइडेंटिटी, रीजनल मूवमेंट्स, ये वाला देख सकते हैं आप कि कल्चरल हम असर्टिवनेस हमें आ गई है, अल्टीमेटली कास्ट को हम एज एन आइडेंटिटी मानने लग गए हैं, और इस तरह से रीजनल मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, जैसे जाट एजिटेशन है, द्रविडियन मूवमेंट है, या मराठा कोटा की बात हो रही है। तो दिस इज बोथ रीजनलिज्म एंड कास्ट। ठीक है, दोनों साथ साथ हैंड इन हैंड चल रही है। देन रीजनलिज्म नॉट ओनली इकोनॉमिक बट ऑल्सो कास्ट कल्चरल। ठीक है। देन कंक्लूजन में लिख सकते हो कि रीजनलिज्म पार्टली अराइजेस फ्रॉम कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बट ऑल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स। एक डेटा ये भी है, या एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जैसे जैसे सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम होती है तो अल्टीमेटली ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये भी कम हो जाती है। मतलब जैसे एट पार आने लगते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, उस तरह से कास्ट बेस्ड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये भी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये रीजनलिज्म वाला एक था जिसमें इन्होंने कास्ट और रीजनलिज्म को कनेक्ट किया हुआ था, कि इससे कल्चरल असर्टिवनेस कैसे बढ़ती है। तो कल्चरल असर्टिवनेस बताना है कि कैसे बढ़ रही है, फिर इससे कास्ट आइडेंटिटी कैसे अफेक्ट होती है, एंड देन इससे रीजनल मूवमेंट्स किस तरह से फ्यूल हो रहे हैं अल्टीमेटली। देन
फिर एक पॉइंट आप क्या देंगे कि रीजनलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है बट कास्ट कल्चरल भी होता है, ठीक है। देन कंक्लूजन में रीजनलिज्म पार्टली मे अराइज फ्रॉम कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बट इसके इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी हैं। रीजनलिज्म का क्वेश्चन है, बेसिकली कास्ट का इतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? एलैबोरेट योर आंसर। क्या कास्ट ने अपनी रेलेवेंस खो दी है अपनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में? तो हमको इसमें क्या बताना है कि हाँ, हमको डिक्लाइन वाले ट्रेंड भी बताने हैं बट ये भी बताना है कि कैसे कैसे अभी भी परसिस्ट तो कर रही है। उसमें हम सेम वही अप्रोच रखेंगे कि यस में लिखेंगे कि अर्बनाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है और जो मॉडर्न प्रोफेशंस हैं वो अल्टीमेटली इस तरह की जो कास्ट है उसका रेलेवेंस थोड़ा वीकन हो रहा है, उससे मॉडर्न प्रोफेशन से, ग्लोबलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से डाइल्यूट हो रहा है। बट फिर नो में क्या लिखेंगे कि अभी भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है, कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, मैट्रिमोनियल प्रेफरेंस में हम अभी भी सेम कास्ट प्रेफर करते हैं। देन कंक्लूजन वही, कास्ट हैज ट्रांसफॉर्म, डिसअपियर नहीं हुई है, ठीक है। अब इसके नए नॉर्म्स आ गए हैं। देन caste system is assuming new identities, associational reforms, hence caste system cannot be eradicated in India. अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे अभी प्रेजेंटली इसमें न्यू आइडेंटिटीज कैसे आ रही हैं, ठीक है। पहले क्या होता था एंड अभी क्या हो रहा है देखते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम की अगर हम पहले बात करें तो ओल्ड टाइम में क्या होता था, देयर वाज दिस एंडोगेमी, अपने ही कल्चर में शादी करना, नॉट कल्चर, अपनी ही कास्ट में शादी करना। देन हायरार्की होती थी कि ये ब्राह्मण पहले, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, यहाँ पे आप आके टच नहीं कर सकते, ये वेल हमारा है, इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है। तो इस तरह के ओल्ड फॉर्म्स इसके थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, एंडोगेमी और हायरार्की। अब न्यू फॉर्म इसकी क्या है, बकायदा कास्ट एसोसिएशंस बनने लग गई हैं, रिजर्वेशन के लिए लॉबिंग हो रही है और आइडेंटिटी असर्ट की जा रही है, ठीक है। अब लो या जो शेड्यूल कास्ट है उसको भी टैबू की तरह नहीं देखा जा रहा, वो भी आपस में मोबाइलाइज होके लॉबिंग कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए और आइडेंटिटी और ज्यादा असर्ट वो भी करना चाहते हैं और इस तरह से कास्ट एसोसिएशन बन रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कास्ट खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। कास्ट खत्म नहीं हो रही, उसके फॉर्म चेंज होती जा रही है। पहले कास्ट की वजह से, कास्ट क्यों किस सेंस में की जाती थी, एंडोगेमी प्रैक्टिस करने के लिए, हायरार्की के लिए, बट अब वही कास्ट एसोसिएशन हो रही हैं, रिजर्वेशन बनाई जा रही हैं। देन पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया कास्ट को कैसे एम्पलीफाई कर रही है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन में लिखेंगे कि इरेडिकेशन अनलाइकली है बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन और वीकनिंग की जा सकती है, या इसकी रिजिडिटीज जो है वो अल्टीमेटली कम हो सकती है। All right. Then examining the challenges in eradicating caste and how far social reform movement and constitutional provisions have succeeded in addressing them. तो इसमें caste eradication efforts versus challenges, एफर्ट्स क्या क्या है, जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं जैसे भक्ति मूवमेंट, आर्य समाज, अम्बेडकराइट, देन गांधी का जो हरिजन अपलिफ्ट था, ये सब आप बता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट में जो आर्टिकल्स हैं वो कोट किए जा सकते हैं, इक्वालिटी, आर्टिकल 17, देन रिजर्वेशंस तो दी जाती हैं। देन चैलेंजेस क्या है, जो सोशल प्रेजुडिसेस चल रही हैं, ऑनर किलिंग जैसी प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये चैलेंजेस अभी भी है। देन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि प्रोग्रेस सिग्निफिकेंट है, हो रही है, बट ट्रू इरेडिकेशन कब आएगी, जब सोशल रिफॉर्म्स और स्टेट पॉलिसी हैंड इन हैंड काम करेंगे, सिर्फ एक चीज से कुछ होगा नहीं, ठीक है। देन 2013 का क्वेश्चन है कि चेंजेस इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और कास्ट को साथ में क्लब करके पूछा गया और सोसाइटी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वुमेन और ग्लोबलाइजेशन को क्लब करके पूछ लेंगे, इस तरह से दो थीम्स को आपस में क्लब किया जाता है। तो पॉजिटिव चेंजेस क्या आए हैं कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस खत्म हो गए हैं, अब कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस नहीं रहे हैं और अर्बन अनोनिमिटी आ गई है, किसी को पता ही नहीं है कौन जात कौन गोत्र। तो इस तरह से थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइजेशन से, एंड मोबिलिटी हुई है, ठीक है। देन नेगेटिव चेंजेस क्या है, नेटवर्किंग इन जॉब्स में अभी भी हम देखते हैं, जैसे जो यूएसए वाला कुछ टाइम पहले न्यूज में आया था कि नेटवर्किंग में भी अभी तो कास्ट चलती है। देन डायस्पोरा कास्टिज्म फेस करता है और कास्ट बेस्ड लॉबिंग भी होती है, अभी भी ये प्रेजेंट है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन में भी देखें तो अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। देन कंक्लूजन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म कास्ट फ्रॉम रिजिड हायरार्की टू आइडेंटिटी मार्कर। अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले एक हायरार्की थी, अब क्या हो गया, हायरार्की तो नहीं रही बट अल्टीमेटली आइडेंटिटी हो गई। तो इससे क्या हुआ, आइडेंटिटी आने से एक तरह से स्ट्रेटिफिकेशन हो गई, जो अभी तक हायरार्की थी अब स्ट्रेटिफिकेशन हो गई कि हम अलग हैं तुम अलग हो, वैसा वाला। नेक्स्ट
ग्लोबलाइजेशन सेम ही है, सिमिलर टू 2013 बट थोड़ा ज्यादा सा क्रिटिकल। इसमें क्या लिखोगे, क्या अप्रोच फॉलो करोगे? ब्रेकडाउन ऑफ रिजिड बैरियर्स, अर्बनाइजेशन, आईटी सेक्टर, इंटरकास्ट एक्सपोजर, reinforcement of caste identity, caste association abroad, matrimonial websites, then political mobilization। वही सारे पॉइंट्स हैं, बस आपको देखना है कि क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या बताना है कि इरेज नहीं किया है बट हाँ रीस्ट्रक्चर जरूर कर दिया है। कॉमन थ्रेड्स क्या देखा आपने, क्या क्वेश्चंस आए हैं कि क्या अभी भी परसिस्ट करता है, ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे वीक किया है, या क्या अभी भी है, क्या अभी खत्म हो चुका है। ये सारे थीम्स पर मेनली क्वेश्चन आए हैं। सो होपफुली आपको ये वाला, प्लीज मुझे बताना कि ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है या फिर जो पहले हम डिस्कस करते थे वो ज्यादा ठीक था। वैसे इसमें टाइम ज्यादा लगता है एक्चुअली, बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। सो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे देखना देना और सेशन को लाइक भी प्लीज कर देना। ओके, थैंक यू।